हाय गाइस। हमने दो एग्जाम्पल इसके पहले देखे। आज हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं जो मार्च 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। फाइनल अकाउंट पिछले सिलेबस में भी था, अभी के सिलेबस में भी है। आप लोगों के लिए थोड़ी स्क्रीन एग्जाम्पल के लिए मैं पूरी सेट करता हूँ, आप उसको देख लो। Ashok and Sangmesh are in partners, sharing profits and losses in the ratio of 2:1। वीडियो पॉज कर करके आप लोग एग्जाम्पल नोटबुक में नोट डाउन करो। मैं एक्सप्लेनेशन उसके बाद देता हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल आपके सामने होना ज़रूरी है। ट्रायल बैलेंस के टोटल तक मैंने स्क्रॉल किया है। ये एडजस्टमेंट्स वीडियो पॉज कर करके आप एग्जाम्पल एक बार का लिख लो। अब मैं आप लोगों के एग्जाम्पल को समझाने को शुरुआत करता हूँ। अशोक और संगमेश आर इन पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। From the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2016 and balance sheet as on that date। आपको ट्रायल बैलेंस दिया है। अब हम एक एक एटम यहाँ देखेंगे। एग्जाम्पल आपने लिखा है, ये मैं अज्यूम करता हूँ। हम अभी अपने ट्रायल बैलेंस के एटम को फोकस करेंगे। सबसे पहले आपको दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस। दोस्तों आपको बता दूं मैं, इंश्योरेंस नॉमिनल अकाउंट है। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है। लेकिन आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस। आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस ये पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। ये इंश्योरेंस के अमाउंट हमने कंपनी को नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑलरेडी पेड की है। ये ट्रायल बैलेंस में आया है, इसलिए इसे हमें एडजस्टमेंट जैसे इसके दो इफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस यदि ट्रायल बैलेंस में आता है तो उसका हमें एक ही इफेक्ट करना है। ये अमाउंट हमारी इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा है। इस अमाउंट की सर्विसेज हम फ्यूचर में इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। इसलिए ये हमारी एसेट होती है। तो हम प्रीपेड इंश्योरेंस को बैलेंस शीट के एसेट में लेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, यदि प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट में आता तो इसके हम लोग दो इफेक्ट करते हैं, इंश्योरेंस में से लेस और बैलेंस शीट के एसेट में। लेकिन यही आइटम ट्रायल बैलेंस में आया है, इसको आपको दो इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही इफेक्ट लगेगा और ये प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट में। उसके ही नीचे आपको कंपैरेटिवली इंश्योरेंस दे दिया है। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है और ये एक्सपेंडिचर आएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट में। ये एक्सपेंडिचर आएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद ये आरडीडी आया है। दोस्तों पिछले दोनों एग्जाम्पल में हमारे पास आरडीडी ट्रायल बैलेंस में नहीं था। इस एग्जाम्पल में आरडीडी हमारे पास ट्रायल बैलेंस में है। जो आरडीडी ट्रायल बैलेंस में होता है उसका मीनिंग ऐसा है कि ये ऑलरेडी हमारे पास पिछले साल का रिमेनिंग अमाउंट है जो हमने प्रोविज़न की थी लेकिन नहीं लगी, जिसकी हमने प्रोविज़न की थी पर वो अमाउंट हमें नहीं लगी। ये प्रोविज़न पिछले साल की हमारे पास बचे हुए बैलेंस अमाउंट है। जो आरडीडी ट्रायल बैलेंस में आता है उसे हम पुराना आरडीडी बोलते हैं, जूना आरडीडी बोलते हैं। और इसे यदि आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसको क्रेडिट बैलेंस दिया है आरडीडी को। ये देखो 3 नंबर का आइटम है, 4,000 रुपये आरडीडी को क्रेडिट में दिया है, इसको क्रेडिट बैलेंस है। इसका मीनिंग ये है कि
ये रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है। तो इसके एडजस्टमेंट्स एक्चुअल हमारे एग्जाम्पल के सॉल्यूशन पे डिपेंड है, पर जनरली हम इसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में के डेबिट में नए आरडीडी में से लेस करते हैं। इसे हम लोग नए आरडीडी से लेस करते हैं, लेस फ्रॉम पीडी। नए आरडीडी से हम इसे लेस करेंगे। इसमें पहले बैड डेप्स आएगा, फिर नया आरडीडी आएगा और फिर ये आरडीडी हम उसमें से लेस करेंगे। और यदि पुराना आरडीडी ज़्यादा है, यदि पुराना आरडीडी हमारा ज़्यादा है तो हम लोग इसे सेपरेट पीसी में लिख सकते हैं। जैसा यहाँ 4000 है, आगे एग्जांपल में मैं देखता हूँ बैड डेप्स वगैरह है क्या, देख रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस में तो नहीं है, पर बैड डेप्स 8000 है, जो अमाउंट 4000 से बड़ी है। उसके बाद नया आरडीडी पे 5% है। एडजस्टमेंट नंबर 1 ही दी है आपको। तो मैं आप लोगों को ये वक्त पे जैसा बोर्ड पे जब सॉल्व करूँगा, जब ये आपको बता दूंगा। बस आपको अभी एक ध्यान रखना है कि इस आरडीडी को आपके पास क्रेडिट बैलेंस है। सिंपली हम लोग ये सोचेंगे कि क्रेडिट बैलेंस एक तो लाइबिलिटी का, एक तो इनकम का दिखता है, तो ये इसे हम इनकम मानेंगे और इसे हमारे इस साल के खर्चे में से, एक्सपेंसेस में से, लॉस में से लेस करेंगे, लेस फ्रॉम पीडी। नए बैड डेप्स में से, नए आरडीडी में से इसे लेस करेंगे। हम नेक्स्ट आइटम्स की ओर चलते हैं। डिस्काउंट डेबिट में दिया है दोस्तों, इसका मीनिंग, सॉरी डेबिट एक क्रेडिट है, मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ। इसका बैलेंस हमें देखना ज़रूरी है। डिस्काउंट का सिर्फ डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। डिस्काउंट 3200 है, तो डिस्काउंट को डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ये हमारे एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर हम पीडी में लेंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये भी हमारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, इसे भी हम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट आइटम 2 आइटम्स का है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इसे कोई लोग डेटर्स, कोई डेप्टर्स, दोनों प्रोनाउंसिएशन करते हैं, डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स। डेप्टर्स यानी अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स यानी अमाउंट ड्यू टू सप्लायर। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब लेना है मतलब हमारी एसेट है। तो जो डेप्टर्स है वो हम लोग एसेट में लेंगे और जो क्रेडिटर्स है उसे हम लोग लाइबिलिटी में लेंगे। अब अमाउंट कौन सी लेना है, इसका एक बड़ा सवाल है, तो हम अमाउंट की ओर चलते हैं। तो देखो दोस्तों, इसके दोनों साइड में अमाउंट दी है। 2,64,000 जो दिए है ये डेटर्स है, ये डेटर्स है, और 2,72,000 जो दिए है ये क्रेडिटर्स है। जो डेबिट बैलेंस है वो डेटर्स है और जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिटर्स है। ये डेबिट बैलेंस है डेटर्स और ये क्रेडिट बैलेंस है से क्रेडिटर्स। तो डेबिट बैलेंस डेटर्स हम एसेट में लेंगे और क्रेडिट बैलेंस जो दिया है 2,72,000 इससे हम लोग लाइबिलिटी में लेंगे। तो यह आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक आइटम ऐसा है जो आपको दोनों साथ में दिया है, डेटर्स भी दिया है, क्रेडिटर्स भी दिया है। डेटर्स आपको लेना है बैलेंस शीट के एसेट में, क्रेडिटर्स लेना है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। रहा सवाल अमाउंट कौन सी लेना है, तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो डेबिट की अमाउंट है 2,64,000 ये आपको एसेट में लेना है डेटर्स करके, और जो अमाउंट आपको दी है 2,72,000 वो आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है उसे लेना है आपको लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। बहुत सी बार पेपर में क्या होता है, हम लोग डेटर्स की अमाउंट डाल देते हैं और क्रेडिटर्स की अमाउंट लिखना भूल जाते हैं। इसे हमें ध्यान से करना है। सैलरी हमारा स्टाफ को जो पेमेंट हम देते हैं उसका एक्सपेंडिचर है, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। वेजेस ही हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है जिससे हम मजूरी बोलते हैं। जो वर्कर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनका रेमुनरेशन वेजेस होता है। ये हमारा परचेस और प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा होने से इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बोलते हैं और ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ये तो पक्का ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट का कन्फर्म आइटम है, इसकी जगह कभी चेंज नहीं होगी। उसके बाद आपको दिया है कैरियज, तो सिर्फ कैरियज यदि दिया है तो उसे हम लोग कैरियज इनवर्ड मानते हैं। मैं एक बार रिपीट करूँगा, सिर्फ आपको कैरियज दिया है तो उसे हम कैरियज इनवर्ड मानते हैं और कैरियज इनवर्ड मान के उसको ट्रेडिंग के डेबिट में लेंगे।
दोस्तों आप लोगों को बता दूं, कैरियज दो टाइप का होता है, कैरियज इनवर्ड और कैरियज आउटवर्ड। इनवर्ड आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और कैरियज आउटवर्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट आइटम वापस दो आइटम्स का है, परचेस एंड सेल्स। दोस्तों परचेसेस आएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जिसे हम लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और सेल्स आएगा आपका डायरेक्ट इनकम जिसे लेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। परचेस लेंगे दोस्तों हम ट्रेडिंग के डेबिट में और सेल्स लेंगे दोस्तों हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। अब मैं देखता हूँ इनकी अमाउंट कैसी लेनी है। तो देखो दोस्तों 7,72,800 रुपये आपको दिए है, ये जो है ये परचेसेस है, और जो 12,06,400 दिए है ये आपके सेल्स है। तो परचेस लेना है आपको 7,72,800 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और सेल्स दिया है 12,06,400, उसको लेना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, उसको लेना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो दोस्तों यहाँ दो आइटम एक साथ दिए, अमाउंट के साथ मैंने आपको समझा दिया है। परचेस को होता है डेबिट बैलेंस, सेल्स को होता है क्रेडिट बैलेंस। आगे भी वैसे ही दो आइटम है दोस्तों, रिटर्न इनवर्ड भी दिया है और रिटर्न आउटवर्ड भी दिया है। तो रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न जिसे हम लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल्स में से लेस, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल्स में से लेस, और जो आउटवर्ड है उसे लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेस में से लेस। मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, बस आप लोग अच्छे से समझ लो, सुन लो। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न जिसे हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स में से लेस करेंगे, और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेस रिटर्न जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेसेस में से लेस करेंगे। तो दोस्तों अब आप लोगों को इसकी अमाउंट भी बता दूँ, इसके भी दो अमाउंट्स है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी है। तो ये जो डेबिट में अमाउंट है आपको 22,400, यह है आपका सेल्स रिटर्न, इसे हम टीसी में सेल्स में से लेस करेंगे, और ये जो दिया है 36,800, ये है आपका परचेस रिटर्न, इसको हम टीडी में से लेस करेंगे, इसे हम टीडी में से लेस करेंगे। तो आप लोगों को ये दोनों आइटम मुझे लगता है समझ जाएंगे। रिटर्न इनवर्ड का मीनिंग है सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड का मीनिंग है परचेस रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड लेंगे सेल्स में से लेस और रिटर्न आउटवर्ड लेंगे परचेस में से लेस। उसके बाद दोस्तों आपको दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारी करंट लाइबिलिटी है, इसे हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी है हमारी फिक्स एसेट है, इसे हम बैलेंस शीट के एसेट में लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारी फिक्स एसेट है, इसे भी हम बैलेंस शीट के एसेट में लेंगे। अब आया है दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल, दोनों पार्टनर का कैपिटल यहाँ दिया है। यहाँ आप कैपिटल डायरेक्ट लाइबिलिटी को भी ले सकते हो, और यदि आपको सब एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करना है तो इसे आप कैपिटल के क्रेडिट में भी ले सकते हो। अशोक का कैपिटल अशोक के क्रेडिट में जाएगा और संगमेश का कैपिटल संगमेश के क्रेडिट में जाएगा। यहाँ आप लोगों की ट्रायल बैलेंस के सभी आइटम की हिंट हो चुकी है। ये आप लोगों के जानकारी के लिए मैं पूरा स्क्रीन आपके सामने एक बार ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसे पॉज करके एक बार अच्छे से देख लो। प्रीपेड इंश्योरेंस से लेके तो आपके पार्टनर्स कैपिटल तक ये सभी आइटम आपके स्क्रीन पर है, उनकी हिंट मैंने यहाँ लिखी है, इसे आप लोग अच्छे से समझ लो। वन शॉट स्क्रीन नहीं आ रही है, इससे छोटा इसका पिक नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे ये आपको स्क्रॉल करके बताना पड़ रहा है, तो आप लोग समझ सकते हो। और आई थिंक वीडियो पॉज करके आप हिंट अच्छे से आपके नोटबुक पे भी नोट डाउन करोगे। दोस्तों अब मैं चलता हूँ एडजस्टमेंट की ओर। अब आपकी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट्स है वो बहुत बढ़िया है। इस एग्जांपल में आपके पास बैड डेब्ट्स की भी एडजस्टमेंट है और आरडीडी की भी है, और सबसे बड़ी बात हमारे पास पुराना आरडीडी भी है। तो बैड डेब्ट्स और आरडीडी जो है इसके हम दो इफेक्ट करेंगे जो ट्रायल बैलेंस में दिया है। जो ट्रायल बैलेंस में दिया है उस बैड डेब्ट्स आरडीडी के हम लोग दो इफेक्ट करेंगे। देखते हैं, मैं इसके इफेक्ट नीचे लिखता हूँ। 8,000 डेटर से लेस करेंगे हम लोग, और बचे हुई अमाउंट पे 5% आरडीडी लेंगे, और उन दोनों आइटम का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सेकंड इफेक्ट करेंगे। डेटर्स में से लेस
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। पहले हम लोग बैड डेब्ट्स लेस करेंगे डेटर से और बची हुई अमाउंट पे 5% हम लोग RDD निकालेंगे। बची हुई अमाउंट पे 5% RDD निकालेंगे। बैड डेब्ट्स भी और RDD भी हम डेटर्स में से लेस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे। डेटर्स में से लेस करेंगे और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पिछले दोनों एग्जाम्पल में हुई नहीं थी, नई एडजस्टमेंट से। गुड्स वर्थ ₹16,000 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। मैंने फ्री सैंपल के लिए 16,000 का माल कस्टमर्स को, एक्सपेक्टेड कस्टमर्स को फ्री सैंपल करके डिस्ट्रीब्यूट किया है। कस्टमर्स जो मेरे होने जैसे, जिनको सैंपल देने के बाद मुझे नई ऑर्डर मिल सकती, ऐसे लोगों को मैंने अपना प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए दिया है। एक बात है दोस्तों इसमें कि हमारा गुड्स इसमें जा रहा है। जिस किसी एडजस्टमेंट में यदि हमारा गुड्स कम होता है, गुड्स गोज आउट होता है, तो उसका एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पक्का होता है। उसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में तो पक्का होता है। जिस वजह से गुड्स गोज आउट हो रहा है, तो गोज आउट होने वाला गुड्स, जाने वाला गुड्स, कम होने वाला गुड्स, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट ये गुड्स से रिलेटेड है। अब फ्री सैंपल ये हमारा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग से रिलेटेड हमारा एक्सपेंडिचर है, जिसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मानते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हम लोग PD में लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेते हैं। PD में लेते हुए आप फ्री सैंपल भी बोल सकते हो, या उसको एडवर्टाइजमेंट का नाम भी दे सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम इसे फ्री सैंपल के नाम से भी लिख सकते हो, या एडवर्टाइजमेंट या एक्सपेंडिचर के नाम से भी लिख सकते हो। तो मैं सेकंड एडजस्टमेंट को फिर से रिपीट करता हूँ। गुड्स गोज आउट, सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एक इफेक्ट, और ये हमारा सेल से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे। पर्टिकुलर में आप फ्री सैंपल लिखेंगे तो भी चलेगा, एडवर्टाइजमेंट लिखा तो ज़्यादा बेटर। उसके बाद दोस्तों आपको क्लोजिंग स्टॉक के दो अमाउंट्स दिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 was valued at cost ₹2,24,000 and market price was ₹2,40,000। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ दो अमाउंट्स दिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें से जो अमाउंट छोटी है उस अमाउंट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और जो बड़ी अमाउंट है उसको हम भूल जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे, उसका कहीं पर भी कंसिड्रेशन नहीं करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक 2,24,000 दिया है। 2,24,000 के हम दो इफेक्ट लेंगे। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। और सेकंड, ये हमारी एसेट होती है, ये हमारी करंट एसेट होती है, इसके लिए इसे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3 के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। और अमाउंट कौन सी लेंगे दोस्तों? 2,24,000। अमाउंट कौन सी लेंगे? 2,24,000। 2,40,000 का विचार करेंगे नहीं, दोनों का डिफरेंस का हम लोग विचार करेंगे नहीं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट से आउटस्टैंडिंग सैलरी। दोस्तों इसका मीनिंग ऐसा है कि हमने हमारे एम्प्लॉयज़ से काम करवा लिया है, लेकिन उनका कुछ अमाउंट देना बाकी है। तो अमाउंट देना बाकी है तो हमें फ्यूचर में तो देना ही है, देना है, वो हमारी लाइबिलिटी है। तो एक तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आएगा, और ये सैलरी जो देना बाकी है ये हमारा इस साल का एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। इसके लिए इसे PD में हम सैलरी में ऐड करेंगे, इसे हम PD में सैलरी में ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर में हम लोग ऐड करते हैं, और ये हमारी देना है अमाउंट, इसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे हम लोग। डिप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग है 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी है 10%। तो जो भी लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट होगी उस पर 5% हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे, और प्लांट एंड मशीनरी की जो अमाउंट होंगे उस पर 10% निकालेंगे, और इसका इफेक्ट करेंगे बैलेंस शीट के एसेट में से लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी में से लेस डिप्रिसिएशन। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डिप्रिसिएशन ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन पेपर में का क्वेश्चन, मार्च 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आया है, लकी रहोगे इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको आता है। आप यदि कोई गलती नहीं करते हो
तो इसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते, पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते। तो हम लोग देखते हैं इस एग्जांपल को, अभी सॉल्व करते हैं। हिंट आपको समझ में आ गई होगी। सिर्फ इसमें नई चीज़ जो है आज अच्छे से जो हमें करना है वो बैड डेब्ट्स और आरडीडी के अमाउंट्स की है। मैं सॉल्व करते वक्त इस पे और आपको फोकस करवा दूंगा, कोई बात नहीं है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। नमस्ते दोस्तों, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्लास के हिसाब से मार्च 2019 का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, जिसे हमने समझ में लिया, जिसमें अशोक और संगमेश है जिनका रेशो 2:1 है। दोस्तों क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, कोई नई ज़्यादा एडजस्टमेंट है नहीं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्लोजिंग स्टॉक की 2 अमाउंट, बैड डेब्ट्स और आरडीडी के दोनों टाइप, नया और पुराना। तो ये चीज़ें हमें समझने के लिए, ये बातें समझने के लिए अभी ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। अशोक संगमेश का रेशो आपको दिया है 2:1, जो हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त लगेगा। ट्रेडिंग पीएल पूछा है और बैलेंस शीट पूछा है। मैंने आपके सामने फॉर्मेट ड्रॉ किया है। हम लोग अब एग्जाम्पल सॉल्व करने को शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस। मैंने मेरे हिंट में आपको बताया प्रीपेड इंश्योरेंस ये हमारी पर्सनल अकाउंट्स है। ये अमाउंट हमने इंश्योरेंस कंपनी को दी है, जिसकी सर्विसेज हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी मिलने वाली है, इसलिए ये हमारी एसेट है। ये एडवांस दी हुई रकम है। और इंश्योरेंस भी आपको कंपैरेटिवली दे दिया है। ये इंश्योरेंस नॉमिनल अकाउंट, ये एक्सपेंडिचर है, इसे हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे 8,000। इसके बाद है आपका आरडीडी। ये पुराना आरडीडी है। पुराना आरडीडी हम लोग डेटर्स के एडजस्टमेंट के वक्त ध्यान में लेंगे, समझ में लेंगे। उसके बाद आपको दिया है डिस्काउंट 3,200, डिस्काउंट डेबिट में दिया है। डिस्काउंट डेबिट का हमारा एक्सपेंसेस है, जिसे हम डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। ये डिस्काउंट अलाउड हम लोग लेंगे 3,200। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीफोन दिया है, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये भी हमारा ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है। ऑफिस से रिलेटेड हर खर्चे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रीट करते हैं और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ही लेंगे 12,800। अब आया हमारा मेन आइटम, जिसे हम लोग डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स का मीनिंग है हमारे कस्टमर तरफ हमारी जो भी अमाउंट बाकी है, उनसे जो अमाउंट हमें लेना है, जिन्हें हमने क्रेडिट पे माल बेचा है, और उनसे रिकवर करने वाली अमाउंट, लेने वाली अमाउंट, मिलने वाली अमाउंट, इसे हम डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स, डेप्टर्स दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन चलते हैं। 2,64,000 आपको दिया है। अब मैं जाऊँगा दोस्तों एडजस्टमेंट पे। हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1, राइट ऑफ ₹8,000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। बैड डेब्ट्स और आरडीडी यदि ये दोनों साथ में आते हैं तो हमें सबसे पहले बैड डेब्ट्स लेस करना है। सबसे पहले बैड डेब्ट्स लेस करना है, बाद में आरडीडी लेस करना है। तो मैं ये बैड डेब्ट्स लेस करूँगा एडजस्टमेंट में का 8,000, आपका आ गया 2,56,000। अब मैं लूँगा आरडीडी 5%। अब आरडीडी लूँगा दोस्तों मैं 2,56,000 पे, 2,56,000 पे, नॉट 264। हमारे कस्टमर्स के तरफ बाकी है 2,64,000, जिसमें 8,000 रुपये हमारे डूब चुके हैं। तो अब मिलने जैसी जो अमाउंट है वो 256 है। इसमें हमें शंका है कि 5% अमाउंट और हमारी फ्यूचर में इसमें से डूब सकती है, बुड़ सकती है। इसकी प्रोविज़न जो है, जिसे हम रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बोलते हैं, वो 5% आएगा 256 पे। तो 256 पे 5% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक जीरो कट करो और उसे हाफ अमाउंट कर दो, आपको 5% मिल जाएगा। ये देखो, जीरो कट, 5 1 जा 5, 5 2 जा। तो मैंने आपको ओरल में क्या बोला, एक जीरो कट करो, इसे हाफ कर दो। 25,000 का हाफ होता है 12,500 और 600 का हाफ होता है 300।
तो ओरली हम लोग इस टाइप से इसका RDD निकाल सकते हैं। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप 25,600 को 2 से डिवाइड कर लो, वो भी चलेगा। ये मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई। 5% निकालने के लिए हमें 0 कट करना है और हाफ अमाउंट करना है। तो 25,000 के हाफ लिए 12,500 और 600 के हाफ लिए मैंने 300 और हमारा RDD की अमाउंट आई 12,800। RDD की अमाउंट आई हमारी 12,800। तो दोस्तों हम इसे डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे 2,43,200। डेटर्स की अमाउंट बची 2,43,200। अब देखो दोस्तों, ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेब्ट्स दिया है क्या, वो देख लो। तो हमें ट्रायल बैलेंस में तो बैड डेब्ट्स दिया नहीं है, इसका मतलब इसके पहले के बैड डेब्ट्स हमारे पास नहीं है। हमारे पास बैड डेब्ट्स अवेलेबल है सिर्फ अभी के, जो है 800। हमारे पास अवेलेबल है न्यू RDD, जो भी हमारा लॉस है 12,800। 12,800 हमारे एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है हमारा 20,800। इसमें से हम ओल्ड RDD जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है उसे लेस करेंगे, जो अमाउंट दिया हमें 4,000। हमें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में 3rd नंबर का आइटम दिया है, उसे हम लेस करेंगे और हमारा आइटम आए 16,800। मैं आप लोगों को एक बार फिर से वेरीफाई करवाना चाहता हूँ। जो 8,000 है बैड डेब्ट्स के, उसके 2 इफेक्ट्स है, डेटर्स में से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि हमारा क्लियर कट लॉस है। ये जो न्यू RDD है ये भी हमने डेटर से लेस किया। ये एक्सपेक्टेड लॉस है, वो भी हमने PD में लिया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। हमारा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड लॉस हो गया 20,800, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी पिछली प्रोविजन अवेलेबल है 4,000। तो हमारा इस साल का लॉस, नेट लॉस जिसे हम बोलेंगे, वो दिख रहा है, बैड डेब्ट्स से रिलेटेड लॉस दिख रहा है 16,800। उसके बाद आपको दिया है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को मैं लाइबिलिटी में लूँगा, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसके अमाउंट है 2,72,000। क्रेडिटर्स के बाद में लूँगा मैं सैलरीज 2,24,000, जिस पे आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट है। सैलरी में लूँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 2,24,000 और इसमें आउटस्टैंडिंग के अमाउंट है, एडजस्टमेंट नंबर आपको दिए 4 नंबर के एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 8,000। दोस्तों आप लोगों को पता है आउटस्टैंडिंग यानी बाकी है, बाकी है देना है। जो अमाउंट हमारी देना बाकी, उससे हमारा खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इसलिए मैंने उसे एक्सपेंडिचर में ऐड किया है। और ये अमाउंट पर्सनल एम्प्लॉयज़ को हमें नेक्स्ट मंथ देना है। जो हमारा देना है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, इसलिए आउटस्टैंडिंग के मैंने 2 इफेक्ट किए दोस्तों, एक्सपेक्टेड पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में ऐड और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। उसके बाद आपको दिया है वेजेस 96,000। वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ वेजेस नहीं लिख सकते, ओपनिंग स्टॉक की ये जगह है, ये परचेस और परचेस रिटर्न के लिए जगह छोड़ देता हूँ और फिर मैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में वेजेस के अमाउंट लेता हूँ, जो अमाउंट है 96,000। ओपनिंग स्टॉक है 192,200। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 1,92,200। कैरियज है आपका 4,000। कैरियज पे भी किसी टाइप की एडजस्टमेंट नहीं है, हम इसे सीधा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब है आपका परचेस और सेल्स। परचेस के अमाउंट में लूँगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। परचेस के अमाउंट आपको दिए 772,800, 7,72,800, 7,72,800। उसमें रिटर्न है 36,800। उसमें परचेस रिटर्न है, क्रेडिट में दिया है देखो 36,800। तो अब हमारे बचे 7,36,000। 7,36,000 सेल्स है, जो मैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लूँगा 12,06,400 और जिसका सेल्स रिटर्न है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया है
कल इसके बारे में मैंने आज आपको इसके बारे में अच्छे से समझा दिया है। 22,400 डेबिट का जो रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न होता है, वो सेल्स में से लेस होगा, और क्रेडिट का जो रिटर्न है वो परचेस रिटर्न होता है, वो परचेस में से लेस होगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 12,06,400 हमने सेल्स लिए और उसका रिटर्न है 22,400। तो इसका सब्सट्रैक्शन अब मैं करूँगा 11,84,000। हम नेक्स्ट जाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हमारी लाइबिलिटी है। बैंक बैलेंस में से हमने एक्सेस अमाउंट विड्रॉ की है। इन फ्यूचर ये हमें बैंक को रिटर्न करना है 4,83,200। प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्स एसेट्स 96,000। ये हमारी फिक्स एसेट होती है। इस पर 10% डिप्रिसिएशन है। 10 कट किया कि आपको 10% की अमाउंट मिल जाएंगी, आपको आएगा 86,400। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट आपको दी है 7,04,000। उसका डिप्रिसिएशन है 5%। मैंने अभी आपको बताया कि 5% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 7,04,000 उसका 10 मैंने कट किया, बचे हुए अमाउंट को 2 से डिवाइड करूँगा, यह आए 35 और ये 200। यदि आप इस टाइप से निकालो तो भी चलेगा और अपने रेगुलर सिस्टम से निकालो तो भी चलेगा। 5% का ये हमारा फॉर्मूला है। हम इसे कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो देखो शॉर्टकट में मैंने 70,400 को सीधा 2 से डिवाइड किया है। तो 5% निकालो, या तो उसका 10 कट करके उसे हाफ अमाउंट कर लो तो भी आपको 5% ईजीली मिल जाएगा। तो यहाँ 35,200 आपका डिप्रिसिएशन आ रहा है, 35,200। अब हमारा सब्सट्रैक्शन आएगा 800। 14 में से 6 गए 8, 10 में से 4 गए 6 और 6,68,800। डिप्रिसिएशन ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डिप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन, पहले प्लांट एंड मशीनरी पे, प्लांट एंड मशीनरी पे 9,600 और फिर है हमारा डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे, और उसके अमाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग के डिप्रिसिएशन की 35,200। डिप्रिसिएशन के इफेक्ट यदि आपको नहीं समझते हो तो आपको बेसिक एक बार समझना बहुत ज़रूरी है। डिप्रिसिएशन ये हमारी फिक्स एसेट पे चार्ज होती है। डिप्रिसिएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है। डिप्रिसिएशन की वजह से हमारी फिक्स एसेट्स कम होती है। जिस एसेट के बारे में आपको डिप्रिसिएशन बोला है वो उस एसेट में से लेस करो, जितने परसेंटेज दिए उतने। डिप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है, इसलिए उसे लेस किया, और एसेट की वैल्यू कम होना ये हमारा एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर हम लोग लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल दिया है अशोक और संगमेश का। कैपिटल अकाउंट यदि मैं निकालता हूँ तो कैपिटल के क्रेडिट को लिखूँगा, और यदि मैं कैपिटल अकाउंट नहीं निकालता हूँ तो अशोक और संगमेश का कैपिटल में लाइबिलिटी में लूँगा और उसमें बाद में नेट प्रॉफिट ऐड कर दूँगा। तो दोनों मेथड चलेंगे। सेपरेट अकाउंट निकाल के करोगे तो भी चलेगा और डायरेक्ट लाइबिलिटी में करोगे तो भी चलेगा। अशोक 2,08,000 और संगमेश 1,92,000, 1,92,000। अब मैं देखता हूँ, मैंने पहले एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट किए हैं, सेकंड एडजस्टमेंट का इफेक्ट बाकी है। गुड्स वर्थ ₹16,000 वेर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स गोज आउट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स गोज आउट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट 16,000। एक्सपेंडिचर ये हमारा सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। इसे एडवर्टाइजमेंट करके लिखा तो भी चलेगा
और फ्री सैंपल करके लिखा तो भी चलेगा। गुड्स गोज आउट ट्रेडिंग के क्रेडिट, एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक के दो अमाउंट दिए, 224 और 240। हम लोग छोटे अमाउंट लेंगे, जो कम है दोनों में। मिनिमम अमाउंट का हम लोग कंसिडरेशन करेंगे 2,24,000 और बैलेंस शीट के एसेट में क्लोजिंग स्टॉक लेंगे हम लोग 2,24,000। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग के मैंने 2 इफेक्ट किए हैं, डिप्रिसिएशन के मैंने 2 इफेक्ट किए हैं। अब मैं अकाउंट्स क्लोज करता हूँ। अकाउंट क्लोज करते वक्त सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करूँगा। ट्रेडिंग के क्रेडिट की टोटल करते हैं हम लोग 3 0, 10 और 4 14, 9 10 और 2 12, 2 और 2 4, 14,24,000, 12 14,24,000 बराबर है टोटल। 14,24,000 में से मैं डेबिट साइड की सब टोटल लेस करूँगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, कैरियर्स, इनकी जो टोटल आ रही है वो मैं लेस करूँगा और मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। देखते हैं हम लोग। क्रेडिट की टोटल है 14,24,000, डेबिट की टोटल देखो लास्ट में 200 है, फोर्थ प्लेस पे 2 और 6 8 और 6 14 और 4 18, 1 10 13, 13 और 9 22, 2 3 10, 10,28,200। ये 1 लाख हो गए, 8,36,000 हो गए। 10,36,000 में 8 बराबर है 10,28,200। दोस्तों ये हमारी इनकम साइड है और ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड है। इनकम बड़ी है, एक्सपेंडिचर छोटी है, तो जो बड़ा साइन है वही हमारा रहता है, इसलिए इसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। इसे प्रॉफिट बोलते हैं और ये ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है, इसलिए इसे ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देंगे। तो हमारा जो सब्सट्रैक्शन है वो क्या आ रहा है देखते हैं। 14 में से 9 गए 5, 9 3, 3,95,800। मैंने यहाँ जीपी लिया 3,95,800। अब मैंने ये जीपी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया। इसके टोटल मैंने ली 3,95,800। क्रेडिट ही बढ़ी यहाँ पर भी। अब क्रेडिट के टोटल में से मैं डेबिट की टोटल लेस करूँगा। जो टोटल आई है 3,33,600। देखो 8 10 18 24 26 2 10 13 15 21 23 32 37 33 3 3 4 5 8 9 और 13 और ये 3 3 33 600। अब हमारा ये आया 62,200। ये आया हमारा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट मैंने लिख दिया 62,200। तो अब आप लोगों को एक चीज़ को समझ में लेना है अच्छे से कि मैंने ट्रेडिंग के क्रेडिट का डेबिट का बैलेंस, जो डेबिट में आया हुआ बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया और 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम की टोटल करके उसे 3,95,800 में से लेस किया, तो हमें नेट प्रॉफिट मिला 62,200। अब ये 62,200 के हमें 2 पार्ट करने हैं। अशोक के 2 हिस्से और संगमेश का 1 हिस्सा है, जिनका रेशो है 2:1। इसका मतलब जो अवेलेबल अमाउंट है उससे हमें 3 से डिवाइड करना है। यदि मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे इसका एक हिस्सा मिलता है 20,733.33 और 20,733.33 को मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 40,000 41,000। अभी देखते हैं हम इन लोग। ये आए 66, ये 66, 7 दूनी 14, 1 और ये 41,000
466.66, ये 0.66 मोर देन 50 है, तो इस अमाउंट को हम लेंगे 41,467। और ये जो अमाउंट है ये 0.50 से कम है, इसे कट कर देंगे तो अब हमारी आने वाली अमाउंट ये रहेंगी 20,733। तो दो पार्ट किसके हैं? अशोक के, और एक पार्ट किसका है? संगमेश का। मैंने मेरे कन्वीनियंसी के लिए पहले एक पार्ट निकाल लिया, तो जो 3 से डिवाइड किया वो संगमेश का हिस्सा है, और जिसको 2 से मल्टीप्लाई किया वो अशोक का हिस्सा है। तो इस टाइप से हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपको नहीं समझ आया हो तो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। 62,200 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ये जो आएगा ये आएगा अशोक का, और 62,200 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 3 ये आएगा संगमेश का। तो ये अमाउंट आई हमारी 20,733.33। हम 733 लेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेंगे 41,467.67, जिसे हम लेंगे 41,467। तो ये नेट प्रॉफिट आपको पेपर में इस टाइप से नहीं लिखना है, ये तो आपको ओरल रफ कैलकुलेशन करना है। और ये नेट प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, सॉरी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं अशोक का हिस्सा बाय नेट प्रॉफिट 41,467 और 20,733। बस हम कैरी डाउन लेंगे 733,212, 2,12,733 और 2,49,467। और ये कैपिटल हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे लाइबिलिटी में। अशोक का कैपिटल 249,467 और इसका है 2,12,733। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। हमारा नेट प्रॉफिट आया है 62,200। 62,200 का मैंने 2/3 अशोक का हिस्सा किया और 62,200 1/3 संगमेश का हिस्सा लिया। इसका डिवाइडेशन आ रहा है मेरा 20,733 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 41,467। तो ये मैंने ट्रांसफ़र किए कैपिटल के क्रेडिट में। इनकी टोटल की 2,49,467 और 2,12,733। वो कैपिटल अब मैं लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र करूँगा 2,49,467 और 2,12,733। लाइबिलिटी में क्यों लिया है? कैपिटल की क्रेडिट बढ़ी है, क्रेडिट बढ़ी मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस हमारी लाइबिलिटी होती है। दूसरे मीनिंग में हम सोचेंगे तो ये कैपिटल हमारा ड्यू है, पार्टनर्स को कैपिटल भी देना है और प्रॉफिट भी देना है, और जो हमारा देना होता है वो हम लोग लाइबिलिटी में लेते हैं। 2,49,467, 2,12,733। और अब हम लोग इसे क्लोज करेंगे, टैली करेंगे। अब इसकी जो टोटल आएगी वो दोनों साइड में सेम आना चाहिए। 7 और 3 10, 7 3 10, 5 12, 12 और 2 14, 10 और 2 12, 12 और 2 14 और 8 22, 22 और 3 25, हाथ से 2 6 7 14 22, फिर से हाथ से 2 4 6 8 और 4 12, 12,25,400। इधर भी 200 400 800, कुछ मिस्टेक है, 12 14 16, बेटा कट कर 1 मिनट। दोस्तों इस एग्जाम्पल में लाइबिलिटी की टोटल आई है 12,25,400
और ये टोटल मैं करने जा रहा हूँ तो ये टोटल आ रही 12,25,600। मैंने थोड़ा रुक के क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में डेबिट साइड की टोटल 200 रुपये से ज़्यादा है। आपको क्वेश्चन दिया ही है तो इसमें 200 रुपये की टोटल ज़्यादा है। मैं प्रीपेड इंश्योरेंस को थोड़ा एडजस्ट करूँगा, आप लोग इसे क्वेश्चन में भी चेंज करो। ये मेरी गलती नहीं है, क्वेश्चन की प्रिंट की गलती है, पेपर में शायद सही होगा, मैंने जहाँ से लिया क्वेश्चन वहाँ कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। तो आप लोग क्वेश्चन लिखते वक्त प्रीपेड इंश्योरेंस 3200 की जगह 3000 ही लिखो तो आपका आंसर बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंस ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में होने की वजह से मेरा यह डिफरेंस था। तो इसे हम लोग 3200 की जगह 3000 लेंगे और फिर उसके बाद ये एग्जांपल टैली हो रहा है। दोस्तों ट्रायल बैलेंस यदि टैली होता है तो ही आपका बैलेंस शीट टैली होगा, और यदि आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो आपका बैलेंस शीट भी टैली नहीं होना है। तो ट्रायल बैलेंस में थोड़ा सा चेंज हम करेंगे तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, उसके बाद हमारा एग्जाम्पल भी टैली हो जा रहा है। तो आज के एग्जाम्पल में हमने नया क्या देखा, तो एक चीज़ देखी कि कल तक तो हमारे पास सिर्फ बैड डेब्ट्स और आरडीडी नया था, आज हमारे पास नया पुराना दोनों है। पहले मैंने बैड डेब्ट्स लेस किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिया, आरडीडी बची हुई अमाउंट पे निकाली उसे भी पीडी में लिया, और जो पुराना आरडीडी था उसे मैंने लेस किया, डिडक्ट किया। आज की दूसरी है हमारी मेन, इंश्योरेंस भी दिया है और प्रीपेड इंश्योरेंस भी दिया है। तो इंश्योरेंस तो नॉमिनल अकाउंट है, हमारा एक्सपेंडिचर है, उसे पीडी में लिया, और प्रीपेड इंश्योरेंस ये सर्विसेज हमें अगले साल भी मिलने वाली है, तो ये हमारा एसेट हुआ। ये एक चीज़ है। यहाँ इस एग्जांपल में हमें क्लोजिंग स्टॉक के दो अमाउंट दी है, एक 2,24,000 दी है और एक 2,40,000 दी है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। इनमें से जो भी अमाउंट छोटी होगी, स्मॉल होगी, लेस देन होगी, उसी अमाउंट का हम लोग विचार करेंगे, बाकी की अमाउंट हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स गोज आउट, गुड्स को क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट। तो ये था हमारा पूरा एग्जांपल। रेशो था 2:1, 2:1 मैंने इस टाइप से निकाला, 2:1 यानी 3 में से 2 पार्ट, 62,200 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 आणि 1 डिवाइडेड बाय 3, ये अशोक का हिस्सा मिला, ये संगमेश का मिला। नेट प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल के क्रेडिट में कैपिटल का बैलेंस लाइबिलिटी में लिया और हमने ये बैलेंस शीट टैली किया है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ आ रहा है। कुछ एडजस्टमेंट्स आपको नहीं समझती हो या कुछ हो तो आप थोड़े बेसिक के लेक्चर्स देखो, उसमें आपकी ये कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएगी। दोस्तों ये सॉल्यूशन का फुल व्यू है, मैं साइड में हो गया हूँ, आप लोग इसे लिख सकते हो। सिर्फ आपको एक चेंज करना है, क्वेश्चन में आपको प्रीपेड इंश्योरेंस 3,200 दिया है, उसे पहले क्वेश्चन में रिपेयर करो 3,000, फिर आंसर में भी रिपेयर कर लो, हो जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय।